एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। 2024 में जो सांसद जीतेंगे वो इसी नई संसद में बैठेंगे और आपके लिए टीवी इंडस्ट्री में पहली बार मैं लेकर आ रही हूं इसी नए संसद से चुनावी शो जो देश का सबसे विश्वसनीय इलेक्शन शो है। 2024 कौन जीतेगा, चुनावी खबरों का एकमात्र टीवी शो जहां आप हर खबर सटीक विश्लेषण के साथ देख पाएंगे। लोकसभा चुनाव के ऐलान में 321 दिन का वक्त बाकी रह गया है। ये काउंटडाउन, उल्टी गिनती जो शुरू हो चुकी है और भाई आंकड़ा मैं रोज आपको दिखा रही हूं, 321 दिन का वक्त बाकी। और ऐसे में आज का जो मेगा पॉलिटिकल शो है उसमें क्या कुछ आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, जल्दी से इस पर एक नजर डाल लीजिए। आज के मेगा पॉलिटिकल शो में पहली खबर क्या रहने वाली है, क्या है हमारी कवर स्टोरी, जल्दी से यहां ले आएंगे और आपको बताएंगे वो पहली खबर जो आपके लिए जानना जरूरी। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई शिंदे की छुट्टी तय, तो क्या मतलब निकाला जाए, क्या देवेंद्र फडणवीस की लॉटरी लगने वाली है? अगली बड़ी खबर मेगा पॉलिटिकल शो में आज 2024 की चढ़ाई, क्या ये बाहुबली की कनेक्शन रिहाई वाला सामने निकल कर आ रहा है? और तीसरी बड़ी खबर आज जो आप इस चुनावी शो में देखेंगे वो ये है कि हाथी नहीं साथी, कहीं ये विपक्ष का प्लान ना बन जाए आत्मघाती। तो ये वो तमाम खबरें हैं जिसका विश्लेषण आज आप एबीपी न्यूज पर मेरे साथ देखेंगे और आज के सुपर इलेक्शन शो में इन तीन बड़ी खबरों का 2024 के लिए संपूर्ण विश्लेषण आपका इंतजार कर रहा है। तो 2024 कौन जीतेगा, आज कवर स्टोरी महाराष्ट्र से जहां सत्ता परिवर्तन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जी, एक साल भी नहीं हुआ है एकनाथ शिंदे को सीएम बने हुए महाराष्ट्र में और अटकलें जोरों पर कि छुट्टी तय मानी जा रही है एकनाथ शिंदे की। दरअसल महाराष्ट्र का राजनीतिक गलियारा 5 सिग्नल वहां से मिल रहे हैं जिससे यह अंदाजा लग रहा है कि फडणवीस की क्या लॉटरी लगने वाली। महाराष्ट्र की राजनीति में इस पोस्टर ने तूफान ला दिया है। नागपुर शहर के चौक चौराहों पर ये बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं जिसमें देवेंद्र फडणवीस को भावी मुख्यमंत्री बताते हुए शुभकामनाएं दी गई हैं। ये पोस्टर जिस नागपुर शहर में लगे, देवेंद्र फडणवीस उसी नागपुर के रहने वाले हैं। फिलहाल फडणवीस कर्नाटक में बीजेपी के लिए प्रचार में जुटे हैं। लेकिन नागपुर के इस पोस्टर ने सवाल खड़ा कर दिया है, क्या शिंदे की छुट्टी होने वाली है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का ये बयान देखिए। सातारा में गए ना, देश छोड़ के गए क्या कि महाराष्ट्र छोड़ के गए? नागपुर में लगे पोस्टर और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान के बीच एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सीएम एकनाथ शिंदे 3 दिन की छुट्टी पर गांव चले गए। कहने को धार्मिक कार्यक्रम में गए हैं, लेकिन चर्चाएं तरह तरह की हैं। छुट्टी मना रहे शिंदे की ये सबसे ताजा तस्वीरें सतारा की हैं। सवाल ये कि महाराष्ट्र में सीएम का चेहरा बदलने वाला है। इस सवाल की वजह है महाराष्ट्र से मिल रहे 5 सियासी सिग्नल। पहला, फडणवीस के पोस्टर। दूसरा, छुट्टी पर शिंदे। तीसरा, अमित शाह का दौरा। चौथा, कोर्ट का आने वाला फैसला। पांचवा, पवार परिवार के बयान। 2 दिन पहले ही अमरावती में शरद पवार ने अघाड़ी को लेकर जो बयान दिया उसने सबके कान खड़े कर दिए। बाकी आता आम्ही एकत्र लढणार वगैरे आज आघाडी आहे, एकत्र काम करायची इच्छा आहे, पण इच्छा नेहमी पुरेशी नसते। जागांचं वास्तव त्याच्यात काही इश्यू आहेत का नाही हे अजून केलंच नाही, ते कसं सांगता येईल? असल में अगले हफ्ते शिवसेना में बगावत और फिर बीजेपी के साथ सरकार बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। फैसला शिंदे के खिलाफ आता है तो फिर उनकी कुर्सी जाना तय।
एकनाथ शिंदे की सरकार को उसी वक्त खतरा हो सकता है जब संविधान पीठ ये तय करे कि जिस वक्त शिंदे और उनके विधायकों ने सरकार बनाई उस वक्त वे विधानसभा के सदस्यता के अयोग्य थे। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि राज्यपाल ने शिंदे को सरकार बनाने का निमंत्रण जल्दबाजी में दिया तो इसको लेकर स्थिति नहीं बदलेगी। मतलब मामला 50-50 का, लिहाजा बीजेपी कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं। बिल्कुल इसमें कोई गलत बात नहीं होगी कि चाहे वो शिंदे का ग्रुप हो या शिवसेना की पार्टी हो, इस फैसले से ही उनका जो भी आगे उनके लिए कानूनी तौर पे होगा कि सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, वो इस फैसले के ऊपर ही डिपेंडेंट या निश्चित रहेगा। महाराष्ट्र में अगले साल लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव होने हैं। राज्य में लोकसभा की 48 सीट है, जो यूपी के बाद देश में सबसे ज्यादा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 23, शिवसेना को 18, एनसीपी को 4, कांग्रेस को 1, अन्य को 2 सीट मिली थी। लिहाजा बीजेपी हर हाल में सत्ता में बने रहना चाहेगी और माना जा रहा है कि इसलिए पवार परिवार की तरफ से बीजेपी और मोदी के पक्ष में बयान दिए जा रहे हैं और ऐसे सियासी माहौल में एनसीपी भी अपने लिए मौका देख रही है। महाराष्ट्र के कई शहरों में अजित पवार को सीएम बनाने वाले पोस्टर्स भी इसी कड़ी का हिस्सा हैं। तो महाराष्ट्र में पोस्टर से ये सियासी तूफान, और इसीलिए सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या महाराष्ट्र में 2023 में ही 2024 के लिए होने जा रहा है सियासी खेल। सीधे आपको लेकर चलेंगे मुंबई ब्यूरो के चीफ जितेंद्र दीक्षित, मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इस इलेक्शन के शो 2024 कौन जीतेगा में जानते हैं जितेंद्र से क्या लग रहा है। जितेंद्र, फडणवीस सीएम बनने वाले हैं क्या? देखिए रोमाना, फडणवीस सीएम होंगे या नहीं होंगे, इससे ज़्यादा बड़ी चर्चाएं दो तरह की इस वक्त महाराष्ट्र में हो रही हैं। पहली चर्चा ये है कि एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद से हटाया जा सकता है, और दूसरी चर्चा ये है कि अजीत पवार एनसीपी से बगावत करके बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं। और बीते 2 हफ्तों में जो कुछ भी तमाम घटनाक्रम महाराष्ट्र की सियासत में हुए हैं, जो भी बयान दिए गए हैं, उनको इन्हीं 2 चर्चाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। चाहे अजीत पवार का यह कहना हो कि मैं अभी मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हूं, फिर उसके बाद उनकी तस्वीरों के साथ पोस्टर लग जाते हैं पुणे में बतौर उनको मुख्यमंत्री बनाने की मांग करते हुए, फिर दूसरी तरफ शरद पवार का यह कहना कि उन्हें खुद भी नहीं पता है कि महाविकास आघाड़ी का भविष्य क्या होगा। इसके बाद संजय राउत बयान देते हैं कि 15 दिनों के अंदर ये सरकार गिर जाएगी। तो ये जो तमाम बातें हैं, इन्होंने इस चर्चा में, इस आग में घी डालने का काम किया है कि महाराष्ट्र में आने वाले चंद दिनों में बहुत ही कुछ बड़ा होने वाला है और जाहिर तौर पर एक बड़ा सत्ता का फेरबदल फिर से एक बार देश को देखने मिल सकता है। वो कहते हैं ना कि बिना आग के धुआं नहीं उठता है, तो धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं आग तो जरूर लगी हुई है। और अब इसका नतीजा क्या होगा, आने वाले दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। सबसे पहले सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय अंदाज में खबर आप यहीं देखेंगे हमारे साथ एबीपी न्यूज पर, इसी चुनावी शो 2024 कौन जीतेगा में। महाराष्ट्र से निकलते हैं, बात जरा बिहार की कर लेते हैं, जहां नीतीश कुमार ने बीजेपी की घेराबंदी के लिए कास्ट कार्ड का मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। और किस रूप में खेला है, जेल में बंद बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई का फैसला ले लिया गया है। अब बीजेपी छटपटा रही है। आनंद मोहन किसी जमाने में तो राजपूतों के सबसे बड़े नेता माने जाते थे और बीजेपी को डर इसी बात का सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो बीजेपी आनंद मोहन के खिलाफ बात कर दे और राजपूत वोटर उससे नाराज हो जाए। जिस दिन बेटे की सगाई हुई उसी दिन बाहुबली पिता की रिहाई का आदेश सरकार ने जारी कर दिया। ये तस्वीरें पटना की हैं, जहां नीतीश कुमार से लेकर तेजस्वी यादव तक नजर आ रहे हैं। सोमवार की रात ये लोग आरजेडी के विधायक चेतन आनंद की सगाई में शामिल होने पहुंचे थे। चेतन आनंद शिवहर से विधायक हैं और बाहुबली आनंद मोहन के बेटे हैं। डीएम की हत्या में उम्र कैद की सजा काट रहे आनंद मोहन को रिहा कर दिया गया है। रिहाई का आदेश ऐसे वक्त में सामने आया जब आनंद मोहन पैरोल पर बाहर है। बिहार की राजनीति में आनंद मोहन की रिहाई का यह फैसला महागठबंधन खासकर नीतीश कुमार के लिए मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है।
वहीं बीजेपी के अंदर सरकार के इस फैसले को लेकर छटपटाहट है। देखिए, आनंद मोहन की रिहाई से हमारा विरोध नहीं है। 2024 के चुनाव पर आनंद मोहन की रिहाई का असर कितना बड़ा होगा, इसे समझने के लिए आनंद मोहन की ताकत को सियासी तराजू पर तौलना होगा। 90 के दशक में जब पूरे बिहार में लालू यादव के परिवार का दबदबा था, तो उस वक्त राजपूत जाति से आने वाले आनंद मोहन सवर्णों के नेता के तौर पर उभरे थे और उनकी पहचान एक बाहुबली नेता के तौर पर हो गई थी। अब 14-15 साल बाद जेल में रहने के बाद सलाखों से बाहर आ रहे हैं, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राजपूत जाति के सिरमौर बने आनंद मोहन क्या बिहार की राजनीति में समीकरण को बदलेंगे। वैसे एबीपी न्यूज से बातचीत में आनंद मोहन कहते हैं कि वो जाति की राजनीति नहीं करते, बल्कि हर वर्ग के साथ जुड़ाव है। हमारे फितरत में ये नहीं है कि हम राजपूत करें, यादव करें, बैकवर्ड करें, फॉरवर्ड करें, हिंदू करें, मुसलमान करें, 75 और 15 करें, 90 और 10 करें। हम लोग 100% की राजनीति करते रहे। जबकि सच्चाई ये है कि आनंद मोहन आज भी राजपूत जाति के सबसे बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। आनंद मोहन का जेल के अंदर होना और बात थी, लेकिन जेल से बाहर होना बिहार की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। बिहार में 9 लोकसभा सीटों पर राजपूत वोटरों का सीधा और सबसे ज्यादा प्रभाव है। पूर्वी चंपारण, सारण, महाराजगंज, वैशाली, शिवहर, पूर्णिया, बांका, औरंगाबाद, आरा। आनंद मोहन की रिहाई का यहाँ सीधा असर दिख सकता है। यही वजह है कि बिहार बीजेपी के नेता आनंद मोहन को लेकर संभल कर बयान दे रहे हैं। हालांकि जेल मैनुअल में बदलाव और दलित अधिकारी की हत्या को मुद्दा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कानून में संशोधन करके, जेल मैनुअल में संशोधन करके, और अगर 27 लोगों को छोड़ते हैं, और वो भी जब एक दलित IAS अधिकारी की हत्या कर दी गई और उस व्यक्ति को आप इस संशोधन करके आप छोड़ रहे हैं, तब तो इस बिहार के अंदर जो हजारों सरकारी कर्मचारी हैं वो तो वल्नरेबल हो जाएंगे। अब जरा सियासत की सच्चाई को भी देख लीजिए। डीएम की हत्या के बाद आनंद मोहन 2 बार सांसद का चुनाव जीते। पहली बार बीजेपी के समर्थन से 1996 में सांसद बने। 1998 में आनंद मोहन लालू के समर्थन से दूसरी बार सांसद बने। 1999 में आनंद मोहन बीजेपी गठबंधन के उम्मीदवार थे, लेकिन हार गए। इसके बाद के चुनावों में आनंद मोहन कभी नहीं जीते और 2007 में उन्हें सजा हो गई। जिस डीएम हत्याकांड में आनंद मोहन को पहले फांसी फिर उम्र कैद की सजा हुई, वो घटना साल 1994 की है। आनंद मोहन की पार्टी के बाहुबली नेता छोटन शुक्ला की हत्या हुई थी। उन्हीं की शव यात्रा का नेतृत्व आनंद मोहन कर रहे थे। इस जुलूस की गुस्साई भीड़ ने डीएम की हत्या कर दी थी। बिहार की राजनीति में आनंद मोहन की रिहाई से खलबली मची हुई है, तो पड़ोसी उत्तर प्रदेश में बीएसपी प्रमुख मायावती दलित कार्ड खेलकर नीतीश कुमार पर अटैक कर रही हैं। मायावती कहती हैं कि आनंद मोहन बिहार में कई सरकारों की मजबूरी रहे हैं, लेकिन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम कृष्णैया के हत्या के मामले को लेकर नीतीश सरकार का दलित विरोधी और अपराध समर्थक कार्य से देश भर के दलित समाज में काफी रोष है। चाहे कुछ मजबूरी हो, किंतु बिहार सरकार इस पर जरूर पुनर्विचार करे। नीतीश जी सोच रहा है वो उसको बाहर लाए तो पूरा राजपूत का वोट मिलेगा, फिर उसको गवर्नमेंट फॉर्म करने में मदद होगा बोल के सोच रहा है। ये तो गलत है। अच्छा इंसान को लेना चाहिए। अब जरा बिहार की राजनीति में दलित और राजपूतों की सियासी ताकत समझ लीजिए। राजपूतों की संख्या 5% के आसपास है और अभी इस जाति के 7 सांसद हैं। दलितों की संख्या 16% के आसपास है और अभी इस जाति के 6 सांसद हैं। 2019 में राजपूत जाति के 5 सांसद बीजेपी से जीते, जबकि एक जेडीयू और एक एलजेपी से। दलितों की बात करें तो 2019 में 3 एलजेपी, 2 जेडीयू, 1 बीजेपी से जीते थे। बिहार में चुनावी राजनीति में जातीय समीकरण का सबसे ज्यादा योगदान होता है। ऐसे में आनंद मोहन राजपूत जाति से आते हैं और उनकी रिहाई पर क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये माना जाता है कि अब तक राजपूत जाति के लोग बीजेपी का समर्थन करते रहे हैं। जहां तक दलित की बात है, इनके नेता
चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की अच्छी पकड़ है। अब आनंद मोहन ने जिस तरह से कैमरे पर आकर विपक्षी एकता की बात की है, उससे ये संकेत मिल रहे हैं कि आनंद मोहन फिलहाल बीजेपी की सिरदर्दी बढ़ा सकते हैं। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि एक मजबूत सत्ता के खिलाफ एक लंगड़ा विपक्ष नहीं चल सकता, विकलांग विपक्ष नहीं चल सकता। उसके लिए एक मजबूत प्रतिपक्ष भी होना चाहिए। लोकतंत्र का यही तकाजा है। इसके लिए कभी डॉक्टर लोहिया ने काम किया था, इसके लिए कभी जेपी ने काम किया था, इसके लिए अगर नीतीश जी निकले हैं तो स्वागत योग्य कदम है। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद 1994 में वैशाली से सांसद बनी थी। हालांकि इसके बाद वो कभी सांसद का चुनाव नहीं जीती, लेकिन अब ऐसा माना जा सकता है कि लवली आनंद वैशाली या फिर शिवहर से महागठबंधन की उम्मीदवार हो सकती हैं। और बाहुबली की रिहाई को लेकर बिहार की राजनीति में जबरदस्त उथल-पुथल मचा हुआ है। खुलकर सामने आ गए हैं बाहुबली आनंद मोहन के पक्ष में बीजेपी के बिहार के बड़े नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जो समर्थन में उतरे हैं बाहुबली आनंद मोहन के। कह रहे हैं आनंद मोहन को बलि का बकरा बनाया गया, आनंद की रिहाई पर कोई आपत्ति नहीं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह खुलकर आ गए हैं आनंद मोहन के समर्थन में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी की तरफ से गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। अपील की है राहुल गांधी ने, वही मोदी सरनेम मानहानि वाला मामला जिसमें राहुल गांधी को सीजेएम कोर्ट की तरफ से दोषी करार देकर 2 साल की सजा सुनाई गई थी। सजा बरकरार सेशंस कोर्ट की तरफ से रखी गई थी। राहुल गांधी को सूरत सेशंस कोर्ट में किसी तरीके की राहत नहीं मिली थी और अब इसी मामले में राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आप जानते हैं क्योंकि राहुल गांधी को 2 साल सजा सुनाई गई थी, इसी वजह से राहुल गांधी की जो संसद सदस्यता है वो ऑटोमेटिकली निरस्त हो गई थी। राहुल गांधी अयोग्य हो गए थे और अब इसी को लेकर राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। तो कानूनी विकल्प राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से तलाशा जा रहा है। चुनौती बड़ी कांग्रेस और राहुल के सामने इसीलिए क्योंकि अगर ये मामला इसी रूप में बरकरार रहता है, मतलब राहुल गांधी का अगर जो दोष है वो फिलहाल उस पर स्टे नहीं लगता है, कन्विक्शन पर स्टे नहीं लगता है और ये सजा इसी तरीके से बरकरार रहती है, तो फिर राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर यूं ही तलवार लटकी रहेगी और अयोग्यता उनकी बरकरार रहेगी। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं आशीष से, सुनवाई इस मामले में कब है आशीष? राहुल गांधी ने गुजरात के हाईकोर्ट में अपील दायर की है। तो ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब सूरत के सेशंस कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर दिया था, जिसमें राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा था। अब हाईकोर्ट मूव किया, उन्होंने संभव है कि थर्सडे को इसकी सुनवाई हो और ये उम्मीद कांग्रेस पार्टी को उन्हें किसी तरह की रियायत मिल सके ताकि जो सस्पेंशन जो हमें बेदखल किया गया है पार्लियामेंट से, उनकी वो मेंबरशिप वापस आ सके और वो तभी हो सकेगा जब उन्हें कोर्ट से रियायत मिल सकेगी। अब उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और अपील दायर की है कि उन्हें इस मामले में रियायत मिल सके। बहुत शुक्रिया आपका आशीष कुमार सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो गुरुवार को सुनवाई होने की संभावना है। गुरुवार मतलब परसों, आज मंगलवार है। इस खबर पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। तो ये 2024 का टॉप एंगल है, एबीपी न्यूज पर बिल्कुल बच चुका है। ये चुनावी साल है और इस चुनावी साल में सियासी तापमान वाली खबरें मैं आपको दिखाऊं, उससे पहले आपको सीधे लेकर चलते हैं सिलवासा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैली। आप देख रहे हैं पीएम मोदी केरल के बाद दमनदीव के सिलवासा पहुंचे हुए हैं। यहाँ कई विकास योजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जानी है और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो। और रोड शो में देखिए किस तरीके से लोग अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर रहे हैं। शानदार स्वागत यहाँ दमनदीव के सिलवासा में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है। पीएम मोदी ने विकास योजनाओं की आधारशिला रखते हुए कहा है कि इससे दमनदीव के लोगों के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव। और अब वक्त हो गया है सियासी तापमान जानने का। देश के कौन से हिस्से में किस पार्टी, किस दल का पारा कितना चढ़ रहा है, कितना गिर रहा है, ये आया हिंदुस्तान का नक्शा। और पहले बात केरल, दक्षिण भारत, तिरुवनंतपुरम मिशन साउथ पर पीएम मोदी केरल को पहली वंदे भारत की सौगात दे दी है। वाटर मेट्रो की शुरुआत कर दी है। बीजेपी का पारा चढ़ता हुआ केरल में। मुंबई महाराष्ट्र की अगर बात की जाए, सीएम शिंदे छुट्टी
चिट्ठी पर गांव, सीएम बदले जाने की अटकलें तेज। तो मतलब यहां पर सत्ता परिवर्तन वाले बादल महाराष्ट्र में छाए हुए हैं, इसकी संभावना बनी हुई है। आगे जल्दी से बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं उत्तर भारत, रायबरेली। सीएम योगी की रैली, कह रहे हैं माफिया गले में तख्ती लटकाकर जान की भीख मांग रहा है। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर बीजेपी का पारा चढ़ता हुआ, हाई टेम्परेचर बीजेपी का उत्तर प्रदेश में। वहीं कर्नाटक की अगर बात की जाए, चुनावी राज्य है, 10 मई को वोटिंग होनी है। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के लिए मोर्चा संभाला है, प्रचार कर रही हैं, महिला वोटर्स को साधने पर जोर है। कांग्रेस का पारा इस वजह से फिलहाल कर्नाटक में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आज का सियासी तापमान आपने जान लिया। 2024 कौन जीत रहेगा देख रहे थे आप। आगे एबीपी न्यूज पर भारत की बात के साथ में फौरन लौट रही हूँ। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।